बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वफियत होंगे। पढ़ाई ठीक जा रही है जी? ऑडिट समझ आ रहा है? ऊपर से गुजर है? आ रहा है समझ? तो कल हमने जो एरियाज को डिस्कस किया था उसमें किसी का क्वेश्चन है जी? अदरवाइज हम रीडिंग कर लें। एक दफ़ा जो कल पढ़ा था हमने उसको हम एक दफ़ा बुक पे मैप कर लेते हैं। बुक के साथ मैं नोट्स भी ओपन कर लेता हूँ, फिर जहाँ से आपने तैयार करना हो आप वहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं। वो मैं भेज देता हूँ। अच्छा जी, पहले हम एक दफ़ा बुक के ऊपर स्किमिंग कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को नहीं हम डिस्कस कर रहे होंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो सिर्फ बुक के ऊपर जो मार्किंग है उसको आप इंश्योर कर लें। फिर नोट्स के ऊपर भी मार्किंग करवा देता हूँ, फिर जहाँ से आपने तैयार करना आप उसको वहाँ से तैयार कर लें। तो अगेन इसमें इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एरिया है, फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का है, फिर इन्वेंट्री की क्वांटिटी का है। तो क्वांटिटी को भी आपने डिस्कस करना है। तो ये 1, 2, 3 जो लर्निंग आउटकम है ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है। लर्निंग आउटकम नंबर 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कैश इन बैंक के आपके प्रोसीजर्स हैं। तो अभी 1, 2 के ऊपर फोकस होगा, 3 के हम लर्निंग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर इन्वेंट्री। पहले वो आपको बताएगा इन्वेंट्री को ऑडिट करना और इसका रिव्यू करना क्यों जरूरी है। कहता है इन्वेंट्री इज ऑफ मटेरियल आइटम। समटाइम क्या होता है, मटेरियल आइटम होता है इसलिए इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। Inventory may be high risk area involving high degree of judgment in such as valuation. For example, judgment may be needed to estimate the stage of completion of work in progress. Stage of completion के ऊपर आपको जजमेंट का एरिया अप्लाई करना पड़ता है। फिर NRV कैलकुलेट करने के लिए आपको जजमेंट का एरिया इन्वॉल्व करना पड़ता है। Inventory may suffer from deterioration, loss or theft may not be recognized in the client company financial statement। कि अगर कोई इन्वेंट्री खराब हो गई तो उसके ऊपर आपने प्रीवियन बुक नहीं की, इन्वेंट्री थेफ्ट हो गई तो उसको आपने डी रिकग्नाइज नहीं किया, तो ये मसाइल हो सकते हैं। इन्वेंट्री में भी हाईली टेक्निकल इन नेचर वेयर इन्वेंट्री इज कॉम्प्लेक्स, द ऑडिटर में नीड टू कंसीडर वेदर टू रिलाई ऑन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ओपन यार्ड में अगर मटेरियल पड़ा हुआ है, कौन की शेप में पड़ा हुआ है, टैंक के अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट एंड मेजर दोज मटेरियल्स। तो ये कहता है कि सम टाइम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्वॉल्व होती है, तो हमें वहाँ पर एक्सपर्ट की भी इंगेजमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। Establishing closing inventory figure may be lengthy and complex process for the client with a high risk of error। तो closing inventory की फिगर के ऊपर भी आपका जारी बात है अल्टीमेटली आप पहुंचनी closing फिगर के ऊपर है, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। Closing inventory is not part of the double entry system, so directional testing test on the area and other balances may not reveal misstatement in the inventory। तो कहते हैं जी कि इसके अंदर जारी बात है डायरेक्टली अगर क्लोजिंग को वेरीफाई करेंगे तो शायद आपको वहाँ से पूरी वेरिफिकेशन ना मिल सके, इसलिए आपको फिर मूवमेंट के ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है। तो ये जितनी बातें ऊपर लिखी हुई हैं मुझे बताएं इसमें से कोई ऐसी बात जो डिस्कस ना की हो हमने। शुरू से लेकर आज तक जितनी हम ऑडिट पढ़ते आए हैं हम इन एरियाज के ऊपर, इन रिस्क के ऊपर हम बात करते आए हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपके साथ क्या होता है कि आप लोगों को सिर्फ अलाइन कराना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ विदाउट एनी क्रैमिंग। अभी तक मैंने क्रैमिंग करने के लिए कुछ नहीं कहा, आपको कहा है मैंने कुछ अभी तक? आगे आपकी मर्जी है, क्रैम करना कर ले, नहीं करना ना करे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्रैमिंग कभी भी। आगे रिस्क ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है जी, किसमें रिस्क क्या हो सकते हैं इन्वेंट्री के अंदर, ऑलरेडी आपको पता है। नॉट ऑल इन्वेंट्री डेट इज ओन्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद होगा आपको बात कि रिलेटेड मेरे पास इन्वेंट्री लेवल कम हो गए, मैंने रिलेटेड पार्टी से इन्वेंट्री उठाई और अपने पास शो करा दी, तो सारी की सारी इन्वेंट्री हो सकता है मेरी ना मौजूद हो। नॉट ऑल इन्वेंट्री डेट इज ओन्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाइस वर्सा है, आप ऑन करते हैं लेकिन आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। कल की एग्जांपल लें, आपने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन करके आपने रेशियोज को कम शो किया, कम शो करके आपने जो ज्यादा प्रोडक्शन का एरिया था उसको उठा के आउट ऑफ द बुक्स सेल कर लिया। एक्चुअली प्रोडक्शन तो ज्यादा हुई है लेकिन बुक्स में कितनी आई है, कम आई है। तो दिस इज द इशू ऑफ कंप्लीटनेस। दूसरा क्या इशू था, वो जो मैं बात कर रहा हूं कि किसी हमारी इन्वेंट्री ही नहीं है, हमने किसी की इन्वेंट्री उठा के अपने गोदाम में शो करा दी। दिस इज एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेंट्री आ रही है एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना करती हो, वही बात आपने रिलेटेड पार्टी से उठा के अपने पास वेरिफिकेशन चीज को रख लिया। यानी कि आप देखें दीज आर द इशू विद अजर्शन। अजर्शन लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
जब तक आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता होगा आप उसके ऊपर प्रोसीजर डिजाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिस्क क्या है, अगर पहले कंप्लीटनेस की बात करें, आप लोग प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, हमारा रिस्क ये है कि हम जितनी इन्वेंट्री हमारी है हम अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इसको रिकॉर्ड चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, बोले कुछ, क्या चेक करेंगे? प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, उसकी जो प्रोडक्शन के आउटपुट्स हैं उसको चेक करेंगे, उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे, आउटपुट लेवल को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, और एंटिटी के अपने रैशनैलिटी के टेस्ट लगा के हम चेक करेंगे कि भाई जितनी प्रोडक्शन हमारे आइटम्स की होनी चाहिए थी क्या उतनी प्रोडक्शन होके हमारी बुक्स में आई है या नहीं आई। एग्जिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप, फिजिकल काउंट कर लेंगे। इन्वेंट्री बीइंग रिकॉर्डेड एट इनअप्रोप्रिएट अमाउंट व्हिच कुड बी ड्यू टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्टिंग, ये कौन सा इशू है? IAS 2 के अंदर कुछ कॉस्ट आप कर सकते हैं रिकॉग्नाइज, कुछ कॉस्ट को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रिफंडेबल नेचर ऑफ टैक्सेस को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो अगर आपने किया है तो दिस इज द इशू रिलेटिंग टू द कॉस्ट। NRV पे आपने रिकॉर्ड नहीं किया। इफ लोअर आर मिसकैलकुलेशन आर रिलेवेंट ओवरहेड नॉट बीइंग एडेड इन द कॉस्ट, समटाइम क्या होता है कि हम ओवरहेड की एलोकेशन ही नहीं करते, तो ये हमारे सारे ज़हन में प्रॉब्लम है कि हमने इसके ऊपर काम करना है। इसमें एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन का जो पॉइंट है ये आपका आता है। इन्वेंट्री बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच एक्चुअली बिलोंग टू थर्ड पार्टीज, समटाइम क्या होता है कि थर्ड पार्टीज आपके पास कुछ इन्वेंट्री लिखवा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गोदाम स्पेस कम थी तो मैंने कहा कि मैं अपनी इन्वेंट्री आपके गोदाम में लिखवा देता हूं। अब वो इन्वेंट्री किसकी है? थर्ड पार्टी की है। क्या मेरी इन्वेंट्री है? नहीं। तो क्या मैं उसको अपनी इन्वेंट्री में शो कर सकता हूं? नहीं। समटाइम क्या होता है आप क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर लेते हैं। क्लाइंट कहता है कि मुझे ये जग चाहिए, इस जग में ये जो ऊपर वाली कैप है ये हमारे लोगों के साथ होगी, ये जो जग बना हुआ है इसके ऊपर भी हमारा लोगो लगा होगा, और ये जो डिजाइन है हम आपको दे रहे हैं ये डिजाइन आप किसी और को दे ही नहीं सकते। अब ये क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर कर ली हैं। अब स्टैंडर्ड कहता है IFRS 15 कि जब इस तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग आप कर लें जो अल्टरनेटिवली यूज नहीं हो सकती और जिसका कोई और पर्पस भी फुलफिल नहीं हो सकता, आप किसी और प्रोसेस में भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस केस में अगर क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज बनाई हुई है तो जैसे ही आप उस चीज को बना लें तो आप उसको क्या रिकॉर्ड कर लें? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। क्या रिकॉर्ड कर लें? उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें और इन्वेंट्री में से उसको निकाल दें। अब एक्चुअली प्रोडक्शन होके मेरे गोदाम ही पड़ी हुई है लेकिन वो इन्वेंट्री मेरी नहीं है, वो इन्वेंट्री किसकी है? थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री है। अब मैंने उसको क्या करना है? मैंने ये इंश्योर करना है कि जब इस तरह की कोई इन्वेंट्री हमारे गोदाम में पड़ी है, हम अपना जब इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो तो वो इन्वेंट्री सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो और हमारी लिस्टों के अंदर ना इंक्लूड हो, ना हमारी इंफॉर्मेशन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्वेंट्री के अंदर आ रही हो। अब ये IFRS 15 में कॉन्सेप्ट पढ़ा आप लोगों ने? ये वाला ये पास पेपर में टेस्ट हुआ है बेटा, ये पास पेपर में टेस्ट हुआ है, CA इंटर के पास पेपर में इस दफे टेस्ट हुआ है ये वाला पेपर क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है, अकाउंटिंग के ऑडिट के पेपर में टेस्ट हुआ है ये वाला कॉन्सेप्ट। IFRS 15 नहीं पढ़ा अभी तक? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगेन जी, इन्वेंट्री बीइंग इनकरेक्टली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर आपने ठीक तरीके से नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। देखें पहले उसने आपको इंपॉर्टेंस बताई है, फिर उसने आपको रिस्क बताए हैं। रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताए? असर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। 1.2 इज टू मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल पेपर में सवाल आ जाएगा कि हर असर्शन से रिलेटेड इशू बताएं, इन्वेंट्री की हर असर्शन से रिलेटेड इशू बताएं। क्या कंप्लीटनेस की कोई एग्जांपल दें? कंप्लीटनेस को किस तरह से आप, क्या ऐसी एग्जांपल होगी जिसको से कंप्लीटनेस के इशू आ जाए? क्या ऐसी एग्जांपल होगी जिसको एग्जिस्टेंस का इशू आ जाए? वैल्यूएशन का किस तरह से इशू आ सकता है? आपकी जो राइट एंड ऑब्लिगेशन का इशू किस तरह से आ सकता है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का इशू किस तरह से आ सकता है? एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपसे, वो सवाल करें। ये पास पेपर में ट्रेंड नहीं है लेकिन ये ट्रेंड बन सकता है, यानी कि वो आपसे कहे कि इन्वेंट्री के अंदर हर असर्शन के ऊपर, असर्शन लेवल के ऊपर आप अपने रिस्क आइडेंटिफाई करें, हर असर्शन का रिस्क क्या है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? वो आपको इधर असर्शंस लिखी हो और आगे उसके प्रोसीजर्स लिखे हो और आपसे कहा जाए कमेंट्स करें कि ये जो प्रोसीजर्स लिखे गए हैं क्या ये इस असर्शन को वेरीफाई करते हैं या नहीं करते। मेरा ख्याल इन्वेंट्री के सवाल इजाफा आया हुआ था, इन्वेंट्री के ही था, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वेंट्री के ही मेरा ख्याल था और इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स के ऊपर ही था। सेम यही जो बात कर रहे हो ये टेस्ट भी हुआ है, मेरा ख्याल इन्वेंट्री टेस्ट हुई है। उसमें उसने क्या किया? असर्शन, असर्शन के आगे उसके प्रोसीजर्स। अब फॉर एग्जांपल राइट एंड ऑब्लिगेशन टेस्ट करनी या आप एग्जिस्टेंस चेक करनी है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता,
उसने आगे प्रोसीजर लिखा हुआ था कि आप मैनेजमेंट से लिस्टें ले लेंगे, इरेलीवेंट है। क्या करना चाहिए? फिजिकल काउंट करना चाहिए। यानी पहले आपने उसके प्रोसीजर्स पे कमेंट्स करना था, फिर आपने रेलिवेंट प्रोसीजर भी बताना था कि आप इस असर्शन को वेरीफाई करने के लिए हमारा प्रोसीजर कौन सा होगा। देखें, आप फिर वही बात है, रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप ये चीजें वहां पेपर में बैठ के परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि रट्टे की सूरत में आप वहां पेपर में बैठ के लिख नहीं सकते। आपने जो पढ़ा है वही आप लिखेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आप जाएंगे पेपर में, आपके ज़हन में एग्जांपल्स होंगी तो आप आसानी से वहां पेपर में बैठ के लिख सकते हैं। अभी मुझे एक चीज बताएं, जितनी मैंने अभी तक ऊपर बातें आपको पढ़ाई हैं, ये सिर्फ इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रही है। कल के जो मैंने आपको इन्वेंट्री का बार बताई है, मैंने इससे पहले जहां जहां पे भी डिस्कशन हुई है, हमने ऑडिट के जितने प्रोसेसेस पढ़े हैं, ये बातें हमने वहां पे डिस्कस की हैं। यहां पे सिर्फ क्या है, कंप्रिहेंसिवली एक जगह पे लिख दी है उसने। हम पहले क्या कर रहे थे, डिस्पर्स्ड एरिया में पढ़ रहे थे। जब हम रिस्क वाली बात कर रहे थे वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे। इन्वेंट्री काउंट के ऊपर मैंने एक्सपायर्ड की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया था, वो अगर कौन शेप में पड़ा हुआ तो उसको किस तरह से मेजर करेंगे, ओपन यार्ड में पड़ा हो तो उसको किस तरह से मेजर करेंगे, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, वो फार्मूलाज भी आपने बताए थे। फिर हमने कहा हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती, किसकी एक्सपर्टीज होती है? एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज होती है। फिर एक्सपर्ट के काम को चेक करने के लिए एक और एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपने जब पढ़ना है तो आपने सारे नॉलेज को रिवाइज करके बैठना है, अदरवाइज आपको ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। और जिस बच्चे को ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया और वो क्रैमिंग की तरफ गया तो बेटा वो पेपर पास है नहीं होगा। खासतौर पर इस क्लास में बैठ के फिर पेपर पास आपका नहीं होगा। फिर बेहतर यह कि आप किसी ऐसे बंदे के पास पढ़ लें जो बंदा आपको क्रैमिंग करवा दे। मैं क्रैमिंग नहीं करवाने वाला, क्योंकि मुझे क्रैमिंग खुद नहीं आती तो मैं आपको करवा भी नहीं सकता। मैं क्या कहूं यार, याद कर लो, ज्यादती नहीं है बच्चों के साथ, कहूं याद कर लो यार, आपने प्रैक्टिकल जिंदगी नहीं गुजारनी आगे जाके। तो मैं तो आपको नहीं रट्टा लगवाने वाला। हाँ, किसी रट्टा लगाना है तो लगा ले रट्टा, अगर नहीं समझ आती तो मुझे बता दे। फिर आप अगर अपना बैच चेंज कराना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी विलिंग हूँ, आप बैच भी चेंज करा सकते हैं अपना, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि यार बच्चे का बैच चेंज कर दें। आगे चलें जी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के प्रोसीजर्स क्या होंगे? क्वांटिटी के ऊपर प्रोसीजर है और वैल्यू के ऊपर प्रोसीजर है। यानी पहले उसने आपको इंपॉर्टेंस बताई है इन्वेंट्री की, फिर उसने आपको अजर्शन के ऊपर हर अजर्शन का रिस्क बताया है, और अब एक्चुअली जो हम प्रोसीजर की बात करने जा रहे हैं कि हम वैल्यू के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाएंगे और क्वांटिटी के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाएंगे। कहते हैं जी सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वेंट्री विल देयरफॉर फोकस लार्जली ऑन एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन। मेन दो इश्यूज हैं जी, एग्जिस्टेंस का और वैल्यूएशन का, बाकी तो है ही, लेकिन मेन ये दो हैं। In order to justify right on obligation, the auditor will need to check whether he attended the year and physical inventory count. The inventory belong to the third parties. ये तो मेरा ख्याल है काउंटिंग के प्रोसीजर शुरू हो गए हैं, ये वैल्यूएशन वाली बात आगे से, क्योंकि अभी हमने इन्वेंट्री की काउंटिंग पढ़ी नहीं है तो इसलिए वो पढ़ाने का फायदा नहीं है। आगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आईएस 2 इन्वेंट्रीज, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और कॉस्ट वर्सेस एनआरवी, ये तीन के प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट क्या होती है उसकी डेफिनेशन से बता दी है। कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेज एंड ऑल अदर कॉस्ट इनकर्ड in bringing the inventory to present location and condition. In case of work in progress and manufacturing finished good, this include an amount of production overhead as well. The absorption rate of the production overhead should be based on normal level of activity. ये मैंने कल आपको बात की भी थी। Cost can be estimated by using number of method, first in first out or average cost. The method chosen should provide close approximation to the actual cost of the inventory. तो ये बातें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कल। NRV is the estimated selling price of the inventory in the ordinary course of the business minus any estimated cost to complete the item and the estimated cost to making the sale. अब इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के ऊपर भी एनआरवी आ सकती है? किस सिचुएशन में आ सकती है? अगर हमारी जो रॉ मटेरियल है उसमें ऑब्सोलेंस हो गई है, खराब हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर एनआरवी का इशू आता है। या हमारी फिनिश गुड जिसमें उस इन्वेंट्री आइटम ने यूज होना है, अगर वो फिनिश गुड में एनआरवी आ गई है तो फिर आप पॉसिबल एनआरवी टेस्टिंग करने के लिए अपनी रॉ मटेरियल की भी एनआरवी टेस्ट करेंगे बाय एडिंग द फ्यूचर कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड टू कंप्लीट द इन्वेंट्री। क्योंकि यहां पे एनआरवी की डेफिनेशन देखना क्या है। एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑफ द इन्वेंट्री इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द आइटम। ये किसकी बात हो रही है? वर्क इन प्रोसेस के लिए या रॉ मटेरियल के लिए? एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेकिंग द सेल, तो उसको सेल करने की जो कॉस्ट है वो भी माइनस होती है। दो कॉस्टें माइनस होती हैं, फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट और
फर्दर कॉस्ट कंप्लीट और माइनस कॉस्ट टू सेल, ये दोनों माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगी वो हमारी क्या होगी, एनआरवी होगी। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि हमारी फिनिश गुड 100 रुपए की है, मेरे पास इस वक्त रॉ मटेरियल पड़ा हुआ 20 रुपए का, 20 रुपए के रॉ मटेरियल पे 40 रुपए के फर्दर खर्चे होंगे, कितने होंगे 60 रुपए, और 50 रुपए का और फर्दर जो है 50 रुपए का 30 रुपए का खर्चा होगा फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल, तो कितने खर्चे हो गए 90 रुपए के। 100 रुपए क्या है उसकी सेलिंग प्राइस, 90 क्या है उसकी कॉस्ट टू कंप्लीट और कॉस्ट टू सेल, तो एनआरवी कितनी हुई 10 रुपए। अब 10 रुपए से कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री के साथ, तो उन दोनों में से लोअर जो होगी उस पर क्या कर लेंगे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर है जी। इफ आन एंटिटी इज रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस करती है, द ओनली मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लाइकली टू परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स फॉर रीसेल, तो आप जो गुड्स परचेज किए हैं फॉर रीसेल पर्पज वही आपकी इन्वेंट्री है। If the entity is involved in manufacturing or processing, the cost of inventory will include an amount of direct labor and production overhead in addition to the cost of raw material and components. तो ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और द कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल, यानी अगर आप कोई रीसेलिंग आइटम पे जाते हैं, यानी आप अपनी इन्वेंट्री आप ट्रेडिंग बिजनेस पे करते हैं, तो आप किस तरह से वैल्यू करेंगे। Confirm the approach adopted by the client company to estimate the cost of the material or cost of the good, for example first in first out or weighted average method। आप क्लाइंट से पूछें कि वो कौन सा मेथड लगाते हैं। चेक द फिगर ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बाय कंपेयरिंग देम विद प्राइसेस इन परचेज इनवॉइसेस। उसने बाद इतनी सी बात करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, मैंने कल आपको क्या बताया था कि आप इन्वेंट्री लेजर कार्ड को ज़हन में लेके आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में सवाल आ जाता है इन एंट्री इज इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग बिजनेस, सो व्हाट प्रोसीजर यू विल परफॉर्म ऑन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो आप क्या कहेंगे कि हम ओपनिंग स्टॉक को लास्ट ईयर से वेरीफाई करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हम अपने FIFO या वेटेड एवरेज मेथड मुताबिक उसकी कॉस्टिंग चेक करेंगे। ड्यूरिंग द जो ईयर परचेज हुई है उसको उसकी परचेज इनवाइसेस के साथ और उसके रेलिवेंट रिकॉर्ड के साथ जाके चेक करेंगे, और जो कंजम्पशन हुई है उसको प्रोडक्शन के रिकॉर्ड के साथ जाके चेक करेंगे, और अल्टीमेटली हम पूरे स्केड्यूल की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी टेस्ट कर रहे होंगे, रेट की भी वेरिफिकेशन कर रहे होंगे। तो ये सारे प्रोसीजर किस पे लगेंगे, आपके ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री पे लगेंगे। आप मुझे बताएं, यहां रट्टा लगाने के लिए तो 2 प्रोसीजर है, और पेपर में अगर 5 नंबर का सवाल आ जाए और आता है तो आप क्या करेंगे, आप ये 2 प्रोसीजर लिखेंगे तो 2 नंबर ही मिलेंगे, बाकी नंबर तो नहीं मिलेंगे इसमें। तो क्या फिर समझ आती है कि हमें समझ के रट्टा लगा लें, विषय लगाना है लेकिन समझ के रट्टा लगाएं ताकि आपको पेपर में बैठे हुए आसानी हो। आगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड वर्क इन प्रोग्रेस, आगे हमने क्या कहा था, वहां से इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इशू होता है, किस में जाता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में जाता है। वहां पे क्या लगते हैं आपके ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की एप्लीकेशन हम किस बेसिस पे करते थे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे करते थे। उसमें क्या करते थे, बजटेड ओवरहेड लेते थे और बजटेड आउटपुट लेते थे। फिर हम उसमें एक्टिविटी भी देखते थे कि हमारी एक्टिविटी बेस्ड तो नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ आवर्स की बेस पे होने चाहिए एलोकेट, कुछ आपके लेबर आवर की बेस पे होने चाहिए, कुछ मशीन आवर की बेसिस पे होने चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आवर्स की बेस पे होने चाहिए। तो वो हमने किस बेसिस के ऊपर सारी फैक्टरिंग करके हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, और अगेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो वेरिफिकेशन होती है उसकी हम प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपने लेबर कॉस्ट को वेरीफाई करना है, जाहिर बात है मैं जब अपनी प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूंगा तो उसमें लेबर कॉस्ट भी होगी। लेबर कॉस्ट पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे आप, देखिए 2 चीजें हैं उसमें, एक क्या है कॉस्ट और दूसरी क्या चीज है आवर्स टाइम। कॉस्ट कहां से वेरीफाई होगी, सैलरी शीट से। कॉस्ट कहां से वेरीफाई होगी, सैलरी शीट और जीएल से। आवर्स कहां से वेरीफाई होंगे, अटेंडेंस से। अटेंडेंस देखिए, अगर आप किसी जगह पे भी जाते हैं, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे डिवाइसेस पड़ी होती हैं, लाइक थंब इंप्रेशन की बेस के ऊपर अटेंडेंस लग रही होती है, फेस रिकग्निशन की बेस के ऊपर अटेंडेंस लग रही होती है, पंचिंग कार्ड की बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस लग रही होती है। तो टाइम इन और टाइम आउट वहां से रिकॉर्ड हो रहा होता है, यानी कि एक मजदूर इतने बजे इन हुआ और एक मजदूर इतने बजे आउट हुआ, तो टाइम इन और टाइम आउट है उसका। तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, वहां से हमें आवर्स मिल जाएंगे कि कितने घंटे हमारी लेबर ने काम किया है, अब कितनी प्रोडक्शन की है, तो पर प्रोडक्शन हमें कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, तो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो किस बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप टाइम इन और टाइम आउट की बेस के ऊपर देखें, उसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्शन हुई है, उसके प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को कंपेयर कर लें, तो जितनी प्रोडक्शन हुई है उसको नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट आपके आवर्स आ जाएंगे। बात समझ आइए आपको। तो अल्टीमेटली आप
अब आपने करना क्या है, अब आपने ओवरहेड के ऊपर प्रोसीजर लगाने हैं। फॉर एग्जांपल पेपर में सवाल आ जाता है कि बीइंग ऑडिटर व्हाट प्रोसीजर यू विल परफॉर्म ऑन द ओवरहेड्स, ओवरहेड्स पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे। तो आप उसमें कहेंगे कि ओवरहेड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द डिफरेंट ओवरहेड, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लेबर कॉस्ट हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, इंश्योरेंस हो सकती है, एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग हेड हो सकते हैं। जो लेबर कॉस्ट है इसके प्रोसीजर मैंने भी आपको बता दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप क्या कहेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वहां पे एनालिटिकली चेक कर सकते हैं पर यूनिट मेरा रेट इतना है, इतने यूनिट कंज्यूम हुए हैं, तो मैं रेट इंटू यूनिट करूं तो वहां से वैल्यू निकल आए। इंश्योरेंस के लिए क्या कहेंगे, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के साथ चेक कर लेंगे, इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन, प्रीपेड इंश्योरेंस वाले जो आप काम करते थे, इंश्योरेंस की स्टार्ट डेट, एंड डेट, मेरे पीरियड में कितने महीने कवर होते हैं, तो वहां से वेरिफिकेशन कर लेंगे। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हम जीएल से चेक कर लेंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, ओवरहेड के वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स भी आपके यहां पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को एलोकेट नहीं करना आपने, या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ओवरहेड्स को आपने एलोकेट नहीं करना, वो भी बिल्कुल देखेंगे। आगे कहते हैं फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एंड आइटम ऑफ फिनिश गुड्स द ऑडिटर नीड टू चेक ईच ऑफ द एलिमेंट इन द कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। मुझे डायरेक्ट मटेरियल कहां से चेक करेंगे आप, इन्वेंट्री लेजर रिकॉर्ड की जो कंजम्पशन है वो मेरी रॉ मटेरियल की इनपुट बनती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। डायरेक्ट लेबर पे क्या काम करेंगे अभी बता दिया है, और प्रोडक्शन ओवरहेड पे क्या काम करेंगे वो भी मैंने आपको अभी बता दिया, नीचे पढ़ भी लेते हैं। ऑब्टेन स्केड्यूल शोइंग मूविंग अप मेक अप ऑफ द कॉस्ट फिगर फॉर ईच आइटम ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ एंड फिनिश गुड। सबसे पहले तो आप क्लाइंट से लिस्ट, क्लाइंट से वर्किंग लेंगे फिनिश गुड की और वर्क इन प्रोसेस की, और उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या आइटम इंक्लूडेड है। चेक एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन, एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन क्या है कि मैनेजमेंट ने किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की है, लाइक ओवरहेड को किस तरह से ऑब्जॉर्व किया हुआ, उसका फार्मूला ठीक है या नहीं है। अगर मटेरियल के अंदर लेबर और ओवरहेड को ऐड करें तो क्या नीचे वैल्यू यही बनती है, क्या टोटल वैल्यू को टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स पे जब डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट भी यही बनती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर रहे होंगे। मटेरियल के लिए क्या कहता है जी, परफॉर्म द सेम सब्सटेंटिव टेस्ट एज ऑफ रॉ मटेरियल शोन अबव। तो जो रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसीजर है वही आपकी जारी बात यहीं पे लगेंगे, वही प्रोसीजर है ना, और कौन से हैं। चेक द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल हैज बीन यूज्ड इन द वैल्यूएशन। जारी बात है वहां का जितना आउटपुट है, जितना एग्जिट हुआ इन्वेंट्री, उतनी मेरी क्या होनी चाहिए, इनपुट होनी चाहिए। देखें 100 केजी मैंने गन्ना क्रश किया तो 100 केजी क्या है, रॉ मटेरियल का इनपुट है। अब मेरा जो मटेरियल एग्जिट हुआ वो 100 केजी हुआ, तो मटेरियल प्रोडक्शन रिपोर्ट में इन कितना होना चाहिए, 100 केजी होना चाहिए। तो मैं उधर की कंजम्पशन को, मटेरियल की कंजम्पशन को इसकी इनपुट के साथ जाके कंपेयर कर लूंगा, और फिर इसके इनपुट को एक्चुअली प्रोडक्शन के आउटपुट के साथ कंपेयर करूंगा। यानी कि मैंने अगर 100 केजी गन्ना क्रश किया था तो मुझे कितनी चीनी मिली, कितनी बिगास मिली, कितनी मोलेसिस मिली, कितनी मड मिली, तो मैं उसके साथ क्या कर लूंगा, उसके साथ इनपुट टू आउटपुट रेशियो कंपेयर करूंगा। यानी पहले रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन प्रोसेस, देन प्रोडक्शन प्रोसेस टू फिनिश गुड। आप 3 हिस्सों में उसकी रेशियोज को चेक करते हैं। जितना रॉ मटेरियल एग्जिट हुआ उतना रॉ मटेरियल मेरा प्रोडक्शन के अंदर इन होना चाहिए, ये मैं वेरीफाई कर लूंगा। फिर जितना मेरा रॉ मटेरियल इन हुआ उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्शन हुई उसका लास्ट ईयर के सेम रेशियो क्या थी, इंडस्ट्री के सेम रेशियो क्या थी, मेरे प्रीवियस जो करंट मैंने प्रोडक्शन मेरे पीयर बैच काम कर रहे हैं या पीयर कंपनीज काम कर रही हैं उनकी प्रोडक्शन आउटपुट की रेशियो क्या है, तो मैं उसके साथ क्या कर लूंगा, कंपैरिजन उसका कर लूंगा। लेबर के लिए क्या कहता है जी, चेक पे रेट्स फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगेंस्ट पेरोल और पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय हु प्रोड्यूस द वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड आइटम। तो आप उनकी जो पेरोल की कॉस्ट है उसकी प्रोडक्शन सैलरी शीटों से वेरीफाई कर लें या उनकी जो पर्सनल फाइल्स हैं वहां से जाकर चेक लें। पर्सनल फाइल क्या होती है, जिसमें एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी अमाउंट आ रही होती है कि इतनी इसको सैलरी मिलेगी, इसमें इतनी वेजेस होंगी, इतना इसमें हाउस रेंट अलाउंस होगा, इसमें इतने इसके अकोमोडेशन अलाउंस होगा, मुख्तलिफ मेडिकल अलाउंस और बाकी चीजें वर्किंग करके टोटल अमाउंट वहां पे बताई होती है। चेक द ओवरवर्क, कितने घंटे उन्होंने काम किया विद द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय कंसर्न। वो कहां से चेक करेंगे आप, एम्प्लॉय के अटेंडेंस शीट के साथ चेक कर लेंगे। उनके जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वहां से जाकर उसको वेरिफिकेशन कर लेंगे। और इसके ऊपर फिर क्या है, पर यूनिट जो आपका लेबर आवर निकलता है उसकी कैलकुलेशन को हम टेस्ट कर लेंगे। ये तीसरा प्रोसीजर आप इसमें खुद ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्या कहते हैं, कंफर्म द ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड
एज अपोज टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन। ये जो बात आपने की थी कि सर जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वही हम इंक्लूड करेंगे, बाकी हम ओवरहेड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। कंफर्म दैट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आर बेस्ड ऑन द नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट। जो कल हमने बात की थी कि हमारे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं हम उनको नॉर्मल एक्टिविटी में डिवाइड करते हैं, एबनॉर्मल को हम एलोकेट नहीं करते। एबनॉर्मल को हम क्या करते हैं, पीरियड कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। Work in progress में in addition to the above test, the auditor may also need to check the stage of completion of the work in process। अब याद होगा मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी पावर लूम्स की कि वो किस तरीके से स्पिंडल के ऊपर काम होता है, किस तरह से स्लाइवा बनता है, वहां से किस तरह धागा बनता है, वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। तो प्रोसीजर में क्या होता, हर एक की कंप्लीशन थी, जिसकी जितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी आपने ओवरहेड्स को उतना ही एलोकेट करना था। तो आपने वो वर्किंग भी चेक कर लेंगे। आगे जी कॉस्ट और एनआरवी, ये तो मेरा ख्याल है इसने बड़े थोड़े से प्रोसीजर लिखे हुए हैं, मैं आपको इसके ऊपर और प्रोसीजर भी दिखा देता हूं। कॉस्ट या एनआरवी की वर्किंग टेस्ट कर लेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल टेस्ट कर लेंगे, ये बाकी इसके ऊपर है। और ये आपका यहाँ पे इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन वाला एरिया था ये हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर मैं आपको नोट्स भी अपने दिखा देता हूं। हमने वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री पे काम करना होता है। इंट्रोडक्शन है जी, ये हमारा छोड़ दें, फिजिकल काउंट को भी छोड़ दें आप, ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है। आप देखें जी, इसमें मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल के ऊपर मैंने प्रोसीजर अलग लिखे हुए हैं, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए भी ये प्रोसीजर है, और अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस में काम कर रही एंटिटी उसके लिए भी यही प्रोसीजर है। रॉ मटेरियल पे क्या है, वी विल ऑब्टेन स्केड्यूल ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये किसकी बात हो रही है, इन्वेंट्री लेजर कार्ड की बात हो रही है। परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल ऑन परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, आप जितनी ड्यूरिंग द पीरियड आपकी परचेज हुई है उसके ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। वी नीड टू चेक वेदर द इनवॉइस इज इन नेम ऑफ द कंपनी, क्या इनवॉइस कंपनी के नाम पे थी या नहीं थी। यहां से क्या चेक करेंगे आप, राइट एंड ऑब्लिगेशन। ट्रांजेक्शन रिलेट टू द पीरियड अंडर द ऑडिट, कि हमारे कट ऑफ टेस्टिंग ठीक है या नहीं है। रिलेट टू द बिजनेस, कि बिजनेस के लिए खर्चा हो रहा है, किसी और चीज के लिए खर्चा तो नहीं हो रहा। पोस्टेड इन करेक्ट अकाउंट विद करेक्ट अमाउंट, क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन। अब ये देखें क्या ये वहां पे लिखे हैं आपको प्रोसीजर, नहीं लिखे हुए, ठीक है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग और परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिर फर्दर कट ऑफ की टेस्टिंग भी लगाएं। ईयर एंड के ऊपर देखें मेरे पीरियड के जो परचेज है उस पीरियड में आनी चाहिए, जो अगले पीरियड किया उस अगले पीरियड में जानी चाहिए। चेक द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल मेड एट अप्रोप्रिएट रेट, जारी बात है कंजम्पशन जो होगी वो एप्रोप्रिएट रेट पे होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट रेट क्या होगा, जैसे ही कोई परचेज हो साथ ही क्या हो जाए, रेट अपडेट हो जाए। फर्दर चेक दैट इशूड क्वांटिटीज मैच विद द कंजम्पशन इन वैल्यूएशन शीट, जो यहां से कंजम्पशन हुई है वो आपकी वैल्यूएशन शीट के अंदर, प्रोडक्शन के रिकॉर्ड के अंदर इतना इनपुट होना चाहिए। चेक वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वेटेड एवरेज और FIFO मेथड, और आप क्लोजिंग की फिर क्या करेंगे, वैल्यूएशन को चेक करेंगे। तो ये वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको कल स्केड्यूल के ऊपर बताए थे, और जिस स्केड्यूल की ही इंफॉर्मेशन यहां पे मौजूद है। आगे कन्वर्जन कॉस्ट है, ये पेरोल शीट के साथ मैच कर लेंगे, और ओवरवर्क जो है उसकी इन्वेंट्री के टाइम रिकॉर्ड के साथ चेक कर लेंगे। ओवरहेड कॉस्ट तकरीबन वही बातें हैं, मैच टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड विद GL एंड इंश्योर दैट ओनली ओवरहेड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन वर्किंग फॉर पर यूनिट ऑफ द ओवरहेड। ऑब्टेन बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एंड चेक द रीजनेबलनेस ऑफ एलोकेशन। जारी बात है किसी को मशीन आवर्स पे होना है, किसी को लेबर आवर्स पे होना है, तो एलोकेशन को भी तो आपको चेक करना पड़ेगा। कंफर्म दैट ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट। अब आगे फर्दर प्रोसीजर ऑन फिनिश गुड्स, ऑब्टेन वर्किंग शीट ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट एंड चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जारी बात आप सबसे पहले कॉस्ट कंपोनेंट देखें उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करें। चेक द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस एंड चेक दैट ओवरहेड आर एलोकेटेड ओनली अप टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कंपेयर इनपुट ऑब्लिक आउटपुट रेशो, ये जो बात मैं करता हूं कि इनपुट से आउटपुट की रेशो को कंपेयर करें। ऑफ करंट ईयर विद कंपैरेटिव ईयर एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फॉर एनी मेजर फ्लक्चुएशन। हम अपने रिकॉर्ड को पिछले साल के रिकॉर्ड के साथ या अपने रिकॉर्ड को पीयर्स के साथ जाकर चेक करें। प्रिपेयर प्रोडक्शन टू सेल रिकंसिलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन होती है, ये आपको कहीं मतलब उसमें नहीं मिलेगी। प्रोडक्शन टू सेल रिकंसिलेशन क्या होती है, वो कहता है ओपनिंग को लास्ट ईयर से वेरीफाई करें क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी को आप फिजिकली वेरीफाई करें। प्रोडक्शन फॉर द पीरियड को प्रोडक्शन की रिपोर्टों से वेरीफाई करें। दोबारा सुने, ओपनिंग क्वांटिटी को लास्ट ईयर से वेरीफाई करें, क्लोजिंग क्वांटिटी को फिजिकली वेरीफाई करें। प्रोडक्शन फॉर द पीरियड को प्रोडक्शन की रिपोर्टों से वेरीफाई करें। तो डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, सेल। तो क्या मेरे सेल यूनिट इस प्रोडक्शन टू सेल की रिकंसिलेशन के यूनिट के साथ मैच करते हैं या नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन टू सेल रिकंसिलिएशन में सेल बनती है 1 लाख यूनिट की, आपकी बुक्स में सेल रिकॉर्ड हुई है 50,000 यूनिट की, तो 50,000 की सेल अंडर स्टेटेड है, आपने अपनी बुक्स में 50,000 की सेल रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन प्रोडक्शन में आपने पूरी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी हुई है। प्रोडक्शन कॉस्ट आपने यानी खर्चा मैंने कंपनी से करवाया है और सेल मैंने आउट ऑफ द बुक्स की है। तो यहां से आप इस पॉइंट को पकड़ लेंगे कि कोई ऐसी इन्वेंट्री जो कंपनी के ऑनर्स ने, कंपनी की मैनेजमेंट ने आउट ऑफ द बुक्स फॉर सेल नहीं की। यहां से आप इस चीज की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आगे एनआरवी के प्रोसीजर हैं, वहां पे से 2 लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन पेपर में ये सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोसीजर ऑन एनआरवी, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर देख लें। रिव्यू एंड टेस्ट द प्रोसीजर इन प्लेस फॉर कंपेयरिंग एनआरवी विद कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का प्रोसीजर देखें ना कि मैनेजमेंट किस तरह से एनआरवी को कैलकुलेट करती है। वेरीफाई क्लोजिंग क्वांटिटी फ्रॉम द स्टॉक शीट्स एंड चेक हाउ मैनेजमेंट सेपरेट कंफर्म ऑर्डर फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी। जारी बात है, जो कंफर्म ऑर्डर्स होते हैं, अब यहां पे इन्वेंट्री के ऊपर एनआरवी पे एक और पॉइंट है, बल्कि पता नहीं आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ है, चलो तुम ही बताओगे। ये जो है मोबाइल मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको 10,000 का दे दूंगा। कितने का दूंगा? 10,000 का दूंगा। मार्केट में इसकी प्राइस इस वक्त है 6,000 रुपए। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं 10,000 का मोबाइल दूंगा, मार्केट में इसकी प्राइस क्या है? 6,000 रुपए। मेरी बुक्स में ये 12,000 रुपए का आ रहा है कॉस्ट पे। बताएं इसमें एनआरवी कितनी है? एनआरवी कितनी है? एनआरवी बताएं, कॉस्ट कितनी है और एनआरवी बताएं। कॉस्ट कितनी है? 12,000। एनआरवी कितनी है? 10,000 या 6,000? आप कॉन्सेप्ट पढ़ा हो आप लोगों ने ये IS2 में। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू मौजूद है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है दैट इज एनआरवी। इस केस में कितनी होगी फिर एनआरवी? 10,000 एनआरवी, 6,000 नहीं होगी। हाँ, अगर मेरा ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट ना होता फिर एनआरवी कितनी होती? 6,000 होती। अब अगर कोई कंफर्म ऑर्डर है, कंफर्म ऑर्डर से मुराद क्या है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो वो इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए? सेपरेट होनी चाहिए। जाहिर बात है उसकी एनआरवी के लिए मैं किस बेसिस पे करूंगा वर्किंग? कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस की बेस के ऊपर। बाकी इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे एनआरवी टेस्ट करूंगा? मार्केट वैल्यू के ऊपर। Obtain subsequent selling prices retail and ensure confirm order price already agreed use for NRV testing। तो जो आपने प्राइसिंग है वो चेक करें, जिनके ऊपर मार्केट रेट लगना चाहिए उन पर मार्केट रेट लग रहा है, और जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट लगना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल रेट लग रहा है। चेक कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट एंड इंश्योर दैट सेलिंग एक्सपेंसेस आर मैच विद जीएल। आप पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट जो आपकी है उसकी वर्किंग चेक करें और अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करें। चेक कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कंसीडरेशन रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट एज डिस्कस्ड अबव। जाहिर बात है फिर कॉस्ट की वर्किंग को चेक करें जो आप जिस आइटम की आप एनआरवी टेस्ट करें। कंपेयर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विद कॉस्ट ऑफ आइटम टू आइडेंटिफाई एनआरवी अमाउंट। चेक द एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस इफ देयर इज एनआरवी ऑन द फिनिश्ड गुड्स। ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ऑब्सोलेंस एंड लॉन्ग एज्ड इन्वेंट्री। तो ये जनाब आपके प्रोसीजर्स हैं जो आप एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर लगाते हैं। करता हूं समझ आ गई आपको? कोई इशू यहां तक? कोई इशू नहीं है। अब आ जाएं अगले एरिया के ऊपर जो हमारा है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की क्वांटिटी पे आप हम एक डिस्कशन अपनी करे जा रहे हैं। ये जो वेरिफिकेशन करनी है ये क्यों करनी है आपने? एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए। एग्जिस्टेंस क्यों इंश्योर करनी है? क्योंकि आपको ये शक है कि जो फाइनेंशियल्स में हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है वो हमारे पास बुक्स में जो आ रही इन्वेंट्री हमारी फिजिकल मौजूद ना हो। अब इसके लिए फिर हमारे पास फर्दर कुछ
इन्वेंट्री आती है कि कुछ इन्वेंट्री हमारे पास ओन प्रीमिसेस में पड़ी होती है, कुछ हमारे पास अपने गोदामों में पड़ी है, कुछ इन्वेंट्री हमारी कस्टम्स के पास पड़ी है, पोर्ट्स पे, या चलो इसको फिर थर्ड पार्टी कर देते ना। कुछ ऑन प्रीमिसेस में पड़ी होती है, कुछ आपकी थर्ड पार्टी के पास पड़ी होती है। थर्ड पार्टी से मुराद क्या है भाई? पढ़ लो, वरना दोबारा पेपर में क्लास में ना अगली दफा बैठ के आओगे खुदा ना खासा। या इन्वेंट्री हमारी अपनी प्रीमिसेस में पड़ी है, हमारे अपने कंट्रोल में। ऑन प्रीमिसेस में फिर दो अब बातें आती हैं, कंपनी कंट्रोल, अदर पार्टी कंट्रोल। कंपनी के अपने प्रीमिसेस में पड़ी है लेकिन कंपनी के कंट्रोल में इन्वेंट्री नहीं है, या यह कंपनी के अपने प्रीमिसेस पड़ी है और कंपनी के अपने कंट्रोल में इन्वेंट्री है, या इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, हमारे प्रीमिसेस में है ही नहीं। अब एक्चुअली ये जो हमारी अपनी प्रीमिसेस में पड़ी है, किसी और के कंट्रोल में है, या थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी है, ये भी हमारे पास जो पड़ी है, इसके ऊपर भी जो प्रोसीजर होंगे ये वही होंगे जो हमारे थर्ड पार्टी के प्रोसीजर होंगे। यानी कि जो कंपनी की अपनी प्रीमिसेस में इन्वेंट्री पड़ी है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, इन दोनों के ऊपर प्रोसीजर हमारे एक जैसे ही होंगे, उनकी वेरिफिकेशन हम एक तरीके से ही कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें फिर आता है कि जो इन्वेंट्री काउंट होती है, इट्स नॉर्मली डन एट द ईयर एंड। कब की जाती है इन्वेंट्री काउंट? ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री काउंट की जाती है। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आप ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री काउंट को नहीं कर पाते, ईयर एंड पे आप इन्वेंट्री काउंट को नहीं कर पाते। इस केस में क्या होता है, दो ऑप्शन होती हैं, या बिफोर ईयर एंड आप कर लेते हैं या आफ्टर ईयर एंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईद की छुट्टियां आ गई, अच्छा ईद की छुट्टियां आ गई, ईद की छुट्टियों की वजह से ईयर एंड दरमियान में था, ईयर एंड दरमियान होने की वजह से आप जो है वो इन्वेंट्री काउंट वहां उस डेट पे नहीं कर सकते थे। जब ईयर एंड के ऊपर आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते थे तो फिर आपने कहा कि हम इस इन्वेंट्री काउंट को ईयर एंड से पहले कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ईयर एंड था 30 जून 24 और ईयर एंड ईद आ गई फॉर एग्जाम्पल 30 जून की डेट पे, तो हमने कहा कि हम 20 जून 24 को कर सकते हैं, या अगर इस डेट पे भी नहीं करना तो फिर आप 10 जुलाई 24 पे कर सकते हैं। अब ईयर एंड की डेट लॉक आउट नहीं हुआ, बल्कि या ईयर एंड से पहले हुआ है या ईयर एंड के बाद हुआ। अब इस सिचुएशन के अंदर हमने एविडेंस किस डेट पे लेना है? एट व्हाट डेट वी शुड हैव द एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। हमारा कट ऑफ डेट क्या है? हमारी डेट है ईयर एंड की। हमारे पास इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो इस दिन के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि आपने 10 जुलाई को इन्वेंट्री काउंट किया, 10 जुलाई को इन्वेंट्री काउंट किया, आपकी इन्वेंट्री निकली 100 टन। क्या ये इन्वेंट्री मेरी 30 जून पे भी इतनी है? क्या 30 जून पे इतनी है? हो भी सकती है, हो सकता ना भी हो। तो मैं इस पे क्या काम करूंगा? आप जरा आज अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सेम में लेके आए। इन्वेंट्री के टॉपिक में ये टॉपिक आपका टेस्ट होता है। तो इस केस में क्या करते हैं? क्या करते हैं? रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल ईयर एंड के बाद आप स्टॉक काउंट किया, इसमें परचेज क्या कर देंगे? सेल्स क्या करेंगे? परचेज क्या करेंगे? मुझे चीज बताएं, जो ये इन्वेंट्री है ये किस दिन पे है? 10 जुलाई पे है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 60 की इन्वेंट्री मेरी ईयर एंड पे थी। अगर हम आगे चले, फॉरवर्ड चलें, तो इसमें क्या करेंगे? हम परचेज को ऐड करेंगे, सेल को माइनस करेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोजिंग।
अब आपने क्या निकालना है, अब आपके पास ये एक्स वैल्यू है, इन्वेंट्री की एक्स वैल्यू है, आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस परचेज प्लस सेल, ये करेंगे। अब आपने क्या किया, आपने एक रिकंसिलिएशन बनवाई, उस रिकंसिलिएशन की बेस के ऊपर आपने इन्वेंट्री की वैल्यू ईयर एंड पे निकाली। देखें आपने एक्स वैल्यू थी ना आपके पास, एक्स वैल्यू प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड। तो अब आपने क्या निकालना था, आपने एक्स वैल्यू निकालनी थी, आपने परचेज माइनस कर दी, आपने सेल ऐड कर दी, तो अब आपके पास वैल्यू क्या है, ये एक्स वैल्यू क्या है, 30 जून की वैल्यू है। एक्स वैल्यू क्या है, 30 जून की वैल्यू है। नहीं बात समझ आई, नहीं आई, दोबारा देखें, दोबारा सुने, 30 जून 2024, 10 जुलाई 2024। आप ईयर एंड पे स्टॉक आउट नहीं कर सके, आपने कब स्टॉक आउट किया, ईयर एंड के बाद किया। अब आपने ईयर एंड के बाद स्टॉक आउट किया, आपको पता चला 100 टन की हमारे पास इन्वेंट्री 10 जुलाई के दिन पे पड़ी है, 100 टन की क्वांटिटी 10 जुलाई के दिन पे पड़ी है। अब आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री कब, किस डेट की निकालनी है, 30 जून की निकालनी है। अब जाहिर बात है 10 जुलाई के ऊपर 30 जून के ऊपर एक्स वैल्यू पड़ी थी, इसमें एक परचेज हुआ आइटम और एक सेल हुआ आइटम। परचेज क्या हुआ होगा इसमें, ऐड, और सेल क्या हुआ होगा इसमें से माइनस, तो ये वैल्यू निकल आई होगी। हाँ जी, ये किस, देखें इस पीरियड से इस पीरियड के दरमियान की बात हो रही है ना, 30 जून और 10 जुलाई के दरमियान। 30 जून 2024 के बाद हमने जो परचेज की वो ऐड कर ली, 30 जून 2024 के बाद जो सेल हुई वो माइनस कर दी, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल आई, 10 जुलाई की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास ये 30 जून के स्टॉक की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि परचेज की वैल्यू क्या है और सेल की वैल्यू क्या है, ये दोनों हमें पता है। जी बेटा अभी 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 प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको। हमने सब अभी डिस्कस कर रहे हैं रिकंसिलिएशन। हमने क्या किया, हमने 10 जुलाई के ऊपर फिजिकल स्टॉक आउट किया, वो ले लिया हमने, फिर हमने सेल की फिगर को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने परचेज की फिगर को आइडेंटिफाई किया। जो 10 जुलाई यानी ईयर एंड के बाद का स्टॉक था, इसमें हमने सेल को क्या करना है, प्लस, और यहां पे चलो यहां माइनस ही रखें। जो सेल है इसको क्या करना है हमने ऐड, और जो परचेज उसको क्या करना है माइनस। तो क्या वैल्यू निकल आएगी आपके पास, 30 जून की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। आप तो समझ आ गया ना। अब एक्चुअली होगा क्या, अब इस केस में आप इस दिन के ऊपर फिजिकल स्टॉक काउंट करेंगे। किस दिन पे फिजिकल स्टॉक काउंट करेंगे, 10 जुलाई के दिन पे। और उसके बाद आप मैनेजमेंट से एक रिकंसिलिएशन बनवाएंगे। क्या करेंगे, मैनेजमेंट से एक रिवर्स कैलकुलेशन की रिकंसिलिएशन बनवाएंगे, जिसमें सेल क्या होनी चाहिए प्लस और परचेज क्या होनी चाहिए माइनस। और इस रिकंसिलिएशन की आप क्या चेक करेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जारी बात है, आपने ये चेक करना है ना कि ये मेरा 10 जुलाई का स्टॉक है, इसमें सेल प्लस करें और परचेज माइनस करें, तो मेरे पास स्टॉक किस डेट का निकलना चाहिए, 30 जून के दिन का स्टॉक निकलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैनेजमेंट से एक रिकंसिलिएशन बनवाऊंगा और उस रिकंसिलिएशन की क्या चेक करूंगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा। उस सेल की, उस रिकंसिलिएशन की क्या चेक करूंगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करूंगा। फिर जो परचेज हो रही है इसका हम आइटम वाइज, परचेज वाइज ब्रेकअप लेंगे और उसको सैंपल बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि वो परचेज जेन्युइन है या नहीं है। इस तरह से जो सेल हुई है, सेल के सैंपल के बेसिस के ऊपर हम सेल के रिकॉर्ड के साथ जाके क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 30 जून 2024 का स्टॉक क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल पेपर में सवाल आ जाए कि एट द ईयर एंड द कंपनी द ऑडिटर रिमेन अनेबल टू वेरीफाई द स्टॉक काउंट, बट आफ्टर द ईयर एंड ही हैज कंडक्टेड दैट स्टॉक काउंट। डिजाइन योर प्रोसीजर व्हाट यू विल परफॉर्म इन सच सिचुएशन। आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। किताब में शायद एक लाइन लिखी होगी या 2 लाइनें लिखी होंगी, इससे ज्यादा नहीं लिखा होगा। तो जब तक आपको बेटा इसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना, आप उसके प्रोसीजर डिजाइन नहीं कर सकते। ये पेपर में टेस्ट हो सकता है और हुआ भी है। होगा क्या, आप ईयर एंड के बाद की डेट पे स्टॉक आउट करेंगे, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, और हम उसके बाद जो परचेज और सेल हो रही हैं उसको रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से चेक करेंगे। तो ये 4 प्रोसीजर आपके बनेंगे, जिससे आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह इसमें मिल जाएंगे।
समझा की बात की। अब दूसरी बात क्या है कि हम ईयर एंड पे नहीं करना चाहते, हम ईयर एंड से पहले कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल 20 जून को हमने स्टॉक काउंट कर लिया। आपने स्टॉक काउंट किस डेट पे वैल्यू चाहिए आपको, 30 जून 24 पे चाहिए। अब क्या होगा इसमें, इसमें आप सेल माइनस होगी और परचेज ऐड होगी। ये तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन है ना। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, परचेज सेल माइनस होगी और परचेज प्लस होगी, तो आपके पास 30 जून का स्टॉक आ जाएगा। सेम आप क्या करेंगे, ईयर एंड से पहले स्टॉक काउंट करेंगे, मैनेजमेंट से फॉरवर्ड रिकंसिलेशन लेंगे, उस रिकंसिलेशन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे, सेल और परचेज को सैंपल बेसिस पे टेस्ट करेंगे और उसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे कि वो जेन्युइन सेल और परचेज है या नहीं है, तो आपके प्रोसीजर हो गए कंप्लीट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाजमी नहीं है कि स्टॉक काउंट आपका ईयर एंड पे ही कंडक्ट किया जाए, बल्कि ईयर एंड से पहले भी किया जा सकता है और ईयर एंड के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्रोसीजर, अगर आप सिर्फ यहां इस एरिया की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, अगर इसके अलावा आपको किसी और जगह पे भी प्रोसीजर लगाने पड़ते हैं तो वहां पे भी आप इसी तरह की रिकंसिलेशन के थ्रू ही सारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेटर की कंफर्मेशन नहीं भेज सकता ईयर एंड के ऊपर, क्या करेंगे, मैं इन्वेंट्री की जगह फिक्स एसेट था उसकी वेरिफिकेशन नहीं कर सका ईयर एंड के ऊपर, फिर क्या करेंगे, या मैंने पेबल को कंफर्मेशन भेज दी 9 मंथ्स के बैलेंस के ऊपर, फिर क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको रोल ओवर या रोल बैक के प्रोसीजर समझ आने चाहिए। यानी लाजमी नहीं है कि प्रोसीजर आपके ईयर एंड पे ही लगाए जाएं। अगर मजबूरी हो तो आप ईयर एंड से पहले भी प्रोसीजर लगा सकते हैं और ईयर एंड के बाद भी प्रोसीजर लगा सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको रिकंसिलेशंस लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी, रिकंसिलेशंस लेनी पड़ेंगी। जब जैसे जैसे हम जो एरिया पढ़ेंगे वहां हम इस टॉपिक को टेस्ट करते चले जाएंगे। हर दफा 5, 7, 10 नंबर का पेपर इस तरह से डिजाइन होता है जिसमें ये बातें मौजूद होती हैं और बच्चे वहां पे कंफ्यूज होकर पेपर को गलत कराते हैं, क्योंकि बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि ईयर एंड के अलावा भी प्रोसीजर्स को लगाया जा सकता है। बुक में तो 1 लाइनर लिखा हुआ है तो बच्चे रट्टे लगा के 1 लाइनर तो याद कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। समझ आ गया जी। रोल ओवर रोल बैक प्रोसीजर पे कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने थोड़ा पढ़ाने का तरीका चेंज किया है। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ा के एंड के ऊपर बुक के ऊपर लेके आता था, लेकिन अब मैं साथ साथ ही बुक के ऊपर मार्किंग करवा रहा हूँ। ये चेंजेस किए थोड़ी सी दूसरी चेंज क्या किया है कि पास पेपर जो थे वो पहले 2 चैप्टर 3 चैप्टर के इकट्ठे हम करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टॉपिक टू टॉपिक बेसिस पे चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 9 है तो उसको चैप्टर 9 सिंगल हम रखेंगे। चैप्टर 9 कंप्लीट होगा तो हम सारे पास पेपर भी इसके साथ ही कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आए इन्वेंट्री क्वांटिटी के ऊपर हमारे प्रोसीजर क्या होंगे। अव्वल तो हमने वो डिस्कस कर लिया ना कि वो इसको काउंट करेंगे, ये होगा वो होगा। अब काउंटिंग किस तरह से करेंगे। अगर थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा है तो क्या आपके पास स्टॉक काउंट पड़ा है, स्टॉक पड़ा, क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप अगर ये दीपालपुर वाली साइड पे जाएं, उकाड़ा वाली साइड पे जाएं, कोई बचा है साइड का, दीपालपुर उकाड़ा समुद्री, तो वहां पे कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज का पता आपको, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्शन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं पोटैटोज को और उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं। यानी कि वहाँ गोदाम बने होते हैं बड़े बड़े, उसमें ठंडे फ्रीजर लगे होते हैं और एक कंट्रोल टेम्परेचर होता है, वहाँ पे जो है ना अपने आलू स्टोर कर देते हैं। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उनको वहाँ से ले लेते हैं। इसी तरह से जो आपके ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, लाइक पेप्सी है, इसका भी वहाँ पे इसके भी थर्ड पार्टी के गोदाम्स हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना आलू स्टोर किया होता है। अब जाहिर बात है वो आलू किसका है, पेप्सी का है। आलू किसका है, फार्मर का है, लेकिन पड़ा हुआ किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा है। अब बीइंग ऑडिटर अगर आप उसको ऑडिट करने चले जाते हैं और मैनेजमेंट कहती है कि हमारा 1000 टन आलू ऐसा है जो हमारा थर्ड पार्टी के गोदाम में पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे 1000 टन तो मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो मैं उस पर क्या काम करूंगा। अब देखें, क्या मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, नहीं। इन्वेंट्री किसके पास पड़ी है, थर्ड पार्टी के गोदाम में पड़ी है। आप लोग बताएं, सोचें पहले कि आपकी कोई चीज किसी के पास पड़ी है। आप अपनी एग्जांपल ले लेना, आपने अपनी कुछ किताबें आपने किसी दोस्त को दे दी। अगर दरमियान में घर वाले ऑडिट करते हैं कि भाई तुम्हारी किताबें किधर हैं, तुम्हारी किताबें किधर हैं, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त के पास पड़ी हैं। तो घर वाले कहेंगे वेरीफाई कराओ। कैसे करोगे वेरीफाई, साबित करें कि आपकी किताबें आपके दोस्त के पास पड़ी हैं। क्या करेंगे, कॉल करवा देंगे। कॉल करवाना क्या है, कंफर्मेशन लेना। कॉल करवाना क्या है, कंफर्मेशन लेना। और क्या करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होंगे इस केस में, किताबों केस में
कोई मैसेज किया होगा कि यार मेरी किताबें ले जाओ, तो अगर मैंने कोई मैसेज किया होगा, कोई डिस्कशन की होगी, तो मैं कन्वर्सेशन दिखा दूंगा, ये देखें मेरी आज का ये दोपहर 12:10 में कन्वर्सेशन हुई है कि मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खाने जाना था, मैं किताबें लेकर जो है वो होटल नहीं जा सकता था, मैं किताबें कैरी नहीं कर सकता था, मेरे शोल्डर में पेन थी, तो मैंने कहा कि ये मेरी किताबें ले जाओ, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। तो ये क्या है मेरा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हुआ कि मेरी किताबें आप अपने पास रख लें। फिर क्या होगा, जारी बात है किताबें सारी जिंदगी उसके पास तो नहीं रहनी, किताबें क्या होंगी, फिर रिटर्न भी होंगी, किताबें क्या होंगी, रिटर्न होंगी। अगर कोई समझदार दोस्त हुआ, उसको ये पता हुआ कि ये बाद में इसने क्या देना, किताबें वापस नहीं की, तो उसने फिर एक मैसेज करना है किताबें देने के बाद, बुक्स हैंडेड ओवर, थैंक यू, आपको बुक्स मैंने क्या कर दी, हैंड ओवर कर दी है। तो क्या हुआ, जैसे ही बुक्स वापस आई, बुक्स कब वापस आई, ईयर एंड के बाद आई ना। 30 जून के ऊपर आपने क्या किया हुआ था, 30 जून को आपने उसको किताबें दी थी, तो 30 जून के ऊपर किताबें किसकी बुक्स में आ रही हैं, थर्ड पार्टी की बुक्स में आ रही हैं। आपकी बुक्स में वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्चुअली किस पास पड़ी है, थर्ड पार्टी के पास पड़ी है। अगले दिन वो जब आया, आप तो उसने कहा ये किताबें अपनी वापस अपनी ले लें। जैसे उसने किताबें वापस की, उसको पता है आपको व्यापार अच्छा नहीं है, उसके साथ एक मैसेज कर दिया कि भाई मैं तुम्हें किताबें दे दी हैं ताकि तुम कल इस बात से मुकर ना सको। तो मैंने क्या किया, ईयर एंड के बाद जो मैसेज किया उसने, उसको वेरीफाई कर लिया। अब बीइंग ऑडिटर आप ऑडिट कर रहे हैं, बीइंग पेरेंट्स इस चीज को इंश्योर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि सबक तैयार नहीं हुआ, तो आपने कहा जी कि मेरा सबक इसलिए तैयार नहीं हुआ कि मेरी किताबें जो है ना दोस्त के पास पड़ी थी। तो अब्बा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर दोस्त के पास पड़ी थी तो अभी तुम्हारे पास हैं, तो अभी तो मेरे पास हैं, तो अब्बा जी कहेंगे साबित करो कि ये किताबें तुम्हारे दोस्त के पास पड़ी थी। तो आपने फौरी तौर पे कन्वर्सेशन ओपन करनी है और वहां पे दिखा देना है, और ये दिखा देना है, ये देखें इसने मुझे कल हैंड ओवर की हैं किताबें, क्या की हैं, कल मुझे किताबें हैंड ओवर की हैं। अब सेम सारी बातें जो हमने एग्जांपल लिए, इसको इन्वेंट्री के ऊपर लेके आए। इन्वेंट्री अगर बात करें, थर्ड पार्टी के पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज देंगे कि भाई ये इस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है, प्लीज आप कंफर्म करें कि आपके पास इतनी क्वांटिटी इनकी पड़ी है या नहीं पड़ी। फिर क्या होगा, फिर मैं उससे ये कह सकता हूं कि मैं आप क्लाइंट से परमिशन लेकर मैं आपके गोदाम को विजिट कर लूं, वहां के खुद भी काउंट कर लूं। तो क्या होगा, बीइंग ऑडिटर वी कैन गो टू दैट प्रीमिसेस ऑफ द थर्ड पार्टी एंड कैन वेरीफाई द स्टॉक इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो एग्रीमेंट्स, वो डॉक्यूमेंटेशन जिसकी बेस के ऊपर मैंने वो इन्वेंट्री आइटम उसको भेजे होंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर लूंगा और देख लूंगा कि वाकई ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ मौजूद है या नहीं है। और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी इन्वेंट्री भी उसके पास पड़ी है। मैं उस इन्वेंट्री को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई इन्वेंट्री मेरी उसके पास गई थी, उसके लिए आज क्या चेक करूंगा, परचेस मेरी तो नहीं है, गेट आउटवर्ड पास चेक करेंगे। जारी बात है, मेरी इन्वेंट्री बनी, ये मार्कर बने, ये मार्कर बन के मैंने आपके पास रखवा दिए, तो जैसे ही मेरी परमिसेस में से बाहर निकले थे तो मैंने इसके ऊपर कौन सा पास बनाया था, गेट आउटवर्ड पास बनाया था। तो मैं कहूंगा कि जो एग्रीमेंट में क्वांटिटी आ रही है और उसके अगेंस्ट जो आउटवर्ड गेट पास क्वांटिटी आ रही है, वो क्या होने चाहिए, आपस में मैच होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है ना, ऊपर से उतनी गुजरी, पक्की बात है। फिर क्या हुआ, जब इन्वेंट्री चली गई, जाहिर बात है इन्वेंट्री आपके पास तो नहीं रहनी, फिर उसके बाद इन्वेंट्री आप क्या करेंगे, मुझे वापस करेंगे। जब इन्वेंट्री वापस करेंगे तो मैं अपनी प्रीमिसेस में एंटर करते हुए क्या बनाऊंगा, उसके अगेंस्ट गेट इनवर्ड पास बनाऊंगा। जब चीजें जाती हैं तो कौन सा पास बनता है, आउटवर्ड पास। जब चीजें आती है तो कौन सा पास बनता है, इनवर्ड गेट पास बनता है। समझ आ गई बात। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके सोर्स डॉक्यूमेंटेशन जिसके थ्रू मुझे ये कंफर्म हो सके कि जब मेरी गुड्स बन के डिस्पैच हुई थी तो वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई हो रही थी, और सब्सिक्वेंटली जब मुझे गुड्स रिसीव हुई तो उसके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी उसकी बनी। या फिर अगर मैं खुद नहीं जा सकता, फॉर एग्जांपल दुबई में थर्ड पार्टी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं किसी और ऑडिटर को भी एंगेज कर सकता हूं जो वहां पे जाके उस इन्वेंट्री को काउंट कर ले, जो वहां पे जाके उस इन्वेंट्री को काउंट करे। तो अब बेसिकली देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले कंफर्मेशन भेजेंगे, खुद पॉसिबल है तो जाके इन्वेंट्री काउंट कर लेंगे, अगर खुद पॉसिबल नहीं है तो थर्ड पार्टी के थ्रू काउंटिंग करा लेंगे।
अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाके रिव्यू करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में उसके एग्रीमेंट होगा, और जब गुड्स हमने डिस्पैच की होंगी तो आउटवर्ड गेट पास बने होंगे, और जब गुड्स वहां से रिटर्न हुई होंगी तो वहां पे कौन सा बना होगा, इनवर्ड गेट पास बना होगा। तो हम इस तरीके से अपने स्टॉक की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर मैनेजमेंट से हम रिप्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। जी यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? कोई इतराज यहां तक, कोई इशू? क्लियर है, पक्की बात है? आगे किसी क्लास तो नहीं है अभी? 5-10 मिनट लगा के कंप्लीट कर लें। क्लास है आपकी? झूठे मोटे? कौन सी क्लास है? बुक का नाम तो बता दो ना। अच्छा चलो ठीक है। ले जी आज की डिस्कशन को भी यही करते हैं कंक्लूड। कल इंशाल्लाह हम इन्वेंट्री की काउंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अभी हमने सिर्फ आज के दिन पे जो देखा है एक बेसिक होलिस्टिक व्यू लिया। अभी हमने इन्वेंट्री काउंटिंग के प्रोसीजर्स नहीं देखे। अभी हम जो चैलेंजेस विद इन्वेंट्री काउंट होता है उसको डिस्कस करना शुरू किया। कल हम इन चैलेंजेस प्लस इन्वेंट्री काउंट प्लस उसमें जो कंट्रोल्स होते हैं उनको भी डिस्कस करके इस टॉपिक को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कल क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।